हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका फिर से स्वागत है कंस्ट्रक्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो यहाँ पे आपको पता है हमने पार्ट 1 में कवर किया था रूल्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर को बनाने के, टाइप्स क्या क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर्स के। तो अब ये वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, और कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग से। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है इसको समझने के लिए ना पहले तो एक एग्जांपल ले लो। अब पहले तो देखो कि ये चेनिंग जो वर्ड है आपने देखा है ना कि मतलब एक चेन बनना, यानी कि कुछ तो कनेक्टेड होता है, मतलब इससे ये कनेक्टेड है, उससे वो कनेक्टेड है, एक चेन क्रिएट होता है ना। तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर के बीच में चेनिंग, यानी कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रहा है, यानी कि क्या होगा ऐसा जो हम लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रहा है। तो क्यों बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा तब बोला जाता है जब एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। तो बस इसमें चेनिंग बोल देंगे, क्या है इसमें रीजन क्या है, इसके लिए तो हम लोग कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, इसके लिए तो चेनिंग नहीं बोलेंगे। तो हम कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल कौन करता है, अनदर कंस्ट्रक्टर। यानी कि जब एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर, यानी कि इसका मतलब है ये कि कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। तो इस प्रोसीजर को आप क्या बोलोगे, तो इस प्रोसीजर को आप बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रहा है, यानी कि एक चेन बन रहा है बिटवीन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो ऐसे एक तरह से कनेक्शन बन रहा है, चेन बन रहा है बिटवीन टू कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर के बीच में जब चेन बनता है तो उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या होता है ऐसा करने का, तो मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज दैट यू कैन पास पैरामीटर्स थ्रू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स बट द इनिशियलाइजेशन इज डन एट द सेम प्लेस। यानी कि मेन पर्पस कंस्ट्रक्टर चेनिंग का ये है कि आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हो। तो ये है पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, लेकिन इनिशियलाइजेशन उसी टाइम पे हो जाता है, उसी जगह पे हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में इफ टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर द सेम पैरामीटर्स एंड अननेसेसरी वी नीड टू इनिशियलाइज दैट पैरामीटर ट्वाइस। अगर ऐसा कुछ है तो क्यों दो बार क्यों पैरामीटर्स पास मतलब इनिशियलाइज करने की जरूरत है। तो इसके लिए अगर दो कंस्ट्रक्टर चाहते हैं, यानी कि दो कंस्ट्रक्टर को रिक्वायर है सेम पैरामीटर्स, अगर दोनों कंस्ट्रक्टर को सेम पैरामीटर्स लगते हैं तो हम अननेसेसरी दो पैरामीटर्स मतलब दो बार पैरामीटर्स क्यों पास करें। इसके लिए हम एक ही बार पैरामीटर्स पास करते हैं और दूसरे वाले को भी उससे कॉल कर लेते हैं, तो सेम पैरामीटर्स वो लोग के अंदर भी चले जाते हैं और इनिशियलाइजेशन भी उसी जगह पे हो जाता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ओवरलोडिंग है, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर था तब तो ठीक था, बट एक से ज्यादा आ जाए यानी कि कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग में देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा हो जाते हैं, यानी मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम थिंग क्रिएट हो जाते हैं। तो ओवरलोडिंग इज बेसिकली हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, constructor overloading in Java simply means that having more than one constructor but with different parameter list। यानी कि आपने समझो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर लिया। कंस्ट्रक्टर बनाना मतलब क्या होता है कि सेम नाम होता है क्लास की तरह, लेकिन फिर वैसे ही आपने बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, यानी कि क्लास के नाम का ही बहुत सारा आपको दिखेगा सेम, लेकिन वो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, क्योंकि वो क्लास नेम से हैं और उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो लेकिन वैसे मल्टीपल है और लेकिन उनके अंदर पैरामीटर्स कैसे होंगे, पैरामीटर्स होंगे मतलब कैसे होंगे मैं तो पूछ रही हूँ, लेकिन होंगे इसका मतलब क्या होता है, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना। लेकिन उनके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे उनकी लिस्ट में ना डिफरेंट होगा, यानी कि किसी में 2 है, किसी में 1 पैरामीटर है, किसी में 3 पैरामीटर्स हैं, तो इसी तरह से डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होंगे। ठीक है, तो सो दैट द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ताकि वो, और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओवरलोड क्यों कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट टास्क को।
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या कर सके, परफॉर्म कर सके डिफरेंट टास्क। लाइक मेथड्स वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। आपने देखा होगा कि मेथड्स भी ओवरलोड होते हैं, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी क्या होते हैं, ओवरलोड होते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो ये है एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास बना लिया आपने बाइनरी डिकोडर का। अब आपको पता है कि अगर आपको अंदर एक इस प्रोग्राम के अंदर मेथड मिलता है जिसका रिटर्न टाइप नहीं है और सेम नाम है एज क्लास, तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो पहले सेकेंड लाइन में आप देख लो, एक नाम है जो कि क्लास की तरह ही सेम है और उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक पैरामीटर्स है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है और नेम नाम का वेरिएबल है। तो एक पैरामीटर पास किया गया है और वो क्या करने वाला है, प्रिंट करने वाला है कि कंस्ट्रक्टर विथ 1 आर्ग्यूमेंट, और वो स्ट्रिंग टाइप का है और उसके अंदर आप वैल्यू पास कर दोगे जो यूजर या फिर हम पास करेंगे एज योर और माइन नेम, ठीक है। अब एक और कंस्ट्रक्टर आप बनाते हो जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास करते हो आप, एक नेम के लिए और एक एज के लिए, और उसे भी आप प्रिंट कर देते हो। अब एक और आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो और उसके अंदर एक पैरामीटर्स पास करते हो, लेकिन वो उसका डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग डेटा टाइप से वो बिलोंग करता है और उसका वेरिएबल नेम है आईडी, ठीक है। अब उसे भी आपने प्रिंट कर दिया। अब आपने क्या किया, एक और क्लास बनाया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नाम का, और उसके अंदर आपने डाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या रखा है आपने नाम, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। ये आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। तो आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, तो ये वैल्यू कौन से कंस्ट्रक्टर में जाएगी, ये वाले में, क्योंकि यहाँ पे एक है कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर्स पास किए हैं एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग यहाँ पे है, स्ट्रिंग नाम, नेम नाम का वेरिएबल बना है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे और वो यहाँ पे उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। अब सेकेंड आपने एक और बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उसके बाद में आप क्या कर रहे हो कि 2 वैल्यूज पास कर रहे हो। अब 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ पे, तो वो है यहाँ पे सेकेंड। तो जिसके अंदर पहला है एक वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करने वाला वेरिएबल और दूसरा है इंट डेटा टाइप से बिलोंग करने वाला वेरिएबल। तो ये वैल्यूज पास हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद में एक और आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर आपने एक डाल दिया वैल्यू, लेकिन वो लॉन्ग डेटा टाइप से बिलोंग करेगी। तो इस तरह से होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस चीज को भी हम रन करके भी देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसका नाम रख दिया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डॉट जावा। अब इसे करते हैं हम एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसे पहले कर लेंगे कंपाइल। ये हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। अब करते हैं ऐसे एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ से इसे हटा दिया और यहाँ पे हमें कंपाइल नहीं करना, इसके लिए हमने यहाँ से सी हटा दिया। अब इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो पहला यहाँ पे पास किया गया है रेणुका, जो कि यहाँ पे है पहला कंस्ट्रक्टर जो प्रिंट करना चाहता है कंस्ट्रक्टर विथ 1 आर्ग्यूमेंट जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप से है। तो यहाँ पे आ गया, उसका नेम प्रिंट हो गया। अब सेकेंड वाले में भी आपने पास किया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, आकाश और 26, जो कि नेम और एज प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब थर्ड वाले में आप एक लॉन्ग वैल्यू पास करते हो और जो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू को आप यहाँ पे पास करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे ये पास किया और उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसका इस तरीके से होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप सेम क्लास के अंदर क्रिएट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। अब देखेंगे हम अपना इस लेक्चर का थर्ड पार्ट, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड वर्सेस मेथड्स इन जावा। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इंस्टेंशिएट्स अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। क्या करता है वो, तो पहला पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो क्या करता है, वो इंस्टेंशिएट करता है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को। इंस्टेंशिएट करता है यानी कि क्रिएट करता है, किसको, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इंस्टेंशिएट अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट
ऑन द अदर हैंड, अब अगर ये इंस्टेंशिएट करता है एक ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर अगर इंस्टेंशिएट करता है एक ऑब्जेक्ट को, तो मेथड क्या करता है? तो ऑन द अदर हैंड, अ मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स एग्जीक्यूशन। तो पता है आपको कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता, लेकिन जो मेथड है वो क्या करता है, वो ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू, हमेशा वो एक वैल्यू को रिटर्न करता ही है। और वो कैसे रिटर्न करता है? तो वो डिपेंड अपॉन इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर आप 2+2 करना चाहते हो, अगर आप 2+2 करना चाहते हो तो आंसर 4 आएगा, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू आएगी, राइट। तो उसका रिटर्न वैल्यू भी क्या होगा? 4, जो कि एक इंटीजर टाइप है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली यानी कि क्या? ऑटोमेटिकली, आपको नहीं कॉल करना पड़ता है उनको, वो कॉल हो जाते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। वाइल मेथड्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, यानी कि जब आप मेथड को बुलाना चाहते हो, यानी कि कॉल करना चाहते हो, तो आपको बताना होता है कि इस जगह पे आप उसे कॉल कर रहे हो, यानी कि जानबूझ के, यानी कि खुद से आप उसे कॉल करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप मेथड को कॉल करते हो एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल्ड होते हैं? इम्प्लिसिटली, और मेथड्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप बट मेथड्स मे हैव। ये तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता, लेकिन मेथड्स के पास होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप हमें देना ही होता है। और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है? द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज द क्लास नेम। ये चीज तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका नाम सेम होना चाहिए एज द क्लास नेम। ऑन द अदर हैंड, द मेथड नेम शुड नॉट बी सेम एज क्लास नेम। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वहीं पे कंस्ट्रक्टर का नाम आपको सेम रखना होता है एज क्लास नेम। अब फिफ्थ पॉइंट जो कि है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इफ देर इज नो कंस्ट्रक्टर देन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। ये तो हमें पता है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था अच्छे से, तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो फिर कंपाइलर खुद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, ठीक है। वहीं पे मेथड के साथ क्या होता है कि मेथड के लिए यानी कोई डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइडेड नहीं किया जाता है बाय कंपाइलर और बाय एनीथिंग। हमें अगर बनाना है तो बनाओ, वरना फिर नहीं बनाया जाएगा तो भी चलता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स, यहाँ इस पार्ट 2 के भी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। पार्ट 1 के तो फिलहाल हमने पहले वाले वीडियो में कवर किए ही थे। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर पूरी तरह से देख लिया, जावा में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।